हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के नए वीडियो में हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। सोशल साइंस में एक पोर्शन है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यानी आप लोग उसको सिविक्स भी कहते हैं। उस पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, तो इस राजनीतिक शास्त्र में आज हम जो चैप्टर आपको शेयर कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो चैप्टर है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इस चैप्टर्स में, जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, तो मैक्सिमम चीजें हम लोग पॉलिटिकली हमारे समाज में क्या घटनाएं घटती है, कैसे हमें रहना चाहिए एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश में, उस देश की व्यवस्थाएं कैसी होती है, सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे रन होता है, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। उसी से रिलेटेड हमारा वर्किंग इंस्टीट्यूशंस है, यानी संवैधानिक संस्थाएं आप कह सकते हैं। तो जनरली आवर कंट्री यानी इंडिया को 3 इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक तरीके से डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है जुडिशियरी। ये 3 पॉइंट को हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यानी लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, जहां विधेयक पारित होता हो, जहां कानून बनता है, और दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जहां पर कार्य का क्रियान्वयन होता है, जो कानून बनता है वो कानून इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। और तीसरा पॉइंट है आपका जुडिशियरी, जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में जो डिस्प्यूट होता है, जो विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने का काम, सॉल्यूशन देने का काम हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो कि उसमें हम लोग देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट न्यायिक व्यवस्था है हमारे देश का, वो है सुप्रीम कोर्ट। यानी ये भी न्यायिक व्यवस्था को मैं आपको बता दूं तो ये स्टार्ट होता है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, जिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे निम्न स्तर से, यानी प्रथम स्टेप है। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास, वहां से वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, यानी राज्य का सबसे सर्वोच्च हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय हर राज्य में होता है, हमारे राज्य बिहार में पटना में है। और वहां से भी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक ही कोर्ट है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो दिल्ली में है। तो ये सारी संस्थाओं के बारे में, कैसे बनना, कैसे काम करेगा ये, इसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, वो हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। तो हम लोग जो अभी देखेंगे वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली देखेंगे। और जैसा कि मैं बता दूं, एनसीईआरटी की कंटेंट इतनी बेस्ट है जो आप 9th ही नहीं, 10th ही नहीं, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, लाइक एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ये सभी एग्जामिनेशन में अगर जनरल नॉलेज, जीके, जीएस की प्रिपरेशन है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। माई प्रोस्पेक्ट इज द एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो आइए आज हम लोग देखते हैं न्यू चैप्टर्स को। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जैसा कि अभी मैंने बताया है आपको, जो लाइन बाय लाइन पॉइंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन अ गवर्नमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी सरकार होती है, यानी हमारे देश की जो भी न्यायिक व्यवस्था और सरकार है, गवर्नमेंट है, उसमें हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें प्राइम मिनिस्टर सर्वोपरि होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको जानना जरूरी होता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यानी हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों में सब मुख्यमंत्री हेड होंगे, और उसके बाद उस मुख्यमंत्री के साथ साथ एक एक गवर्नर जो होता है, राज्यपाल, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए दिया जाता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री के साथ एक राष्ट्रपति उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए दिया जाता है, रहते हैं। अब रह गई बात दूसरी कि आपको यहाँ पर जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री के पास कितना पावर है, कितना उनको संविधान राइट्स दिया है। इस चैप्टर्स में एक अलग ही इंपॉर्टेंट चीज आप सीखेंगे, वो है ऑफिस मेमोरेंडम।
तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली में ऑफिस मेमोरेंडम है क्या। ऑफिस मेमोरेंडम एक प्रकार का पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ का राइट्स है, उसका अधिकार है। उस अधिकार के तहत प्रधानमंत्री जब भी चाहेंगे आपातकालीन कुछ डिसीजन लेना हो तो उस पीएमओ के द्वारा वो लेटर इशू कर सकते हैं और वही लेटर इशू करके वो कानून बन जाता है। पैसा वाला तो दो तीन एग्जांपल मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल एकदम ताजा में है डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन में हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनका पूरा नाम है दामोदर दास मोदी, इनके पिताजी का नाम है। तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के फ्रॉम गुजरात के हैं। यहाँ प्रधानमंत्री बनने से पहले वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के 20 साल रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग को सुना है पॉलिटिकली दबाव में, अरे ये ऐसे हो जाता है। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाती है और बड़े बड़े पोस्ट ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। तो मैं यही बता रहा था कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है जो पीएमओ के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और वो ऑर्डर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है वित्तीय जो व्यवस्था है उस वित्तीय व्यवस्था में जो चेंजेस किया उन लोगों ने, वो क्या किया कि एकदम अचानक से हम लोग रात को, शाम को 8 बजे रात को एक स्पीच आया, भाषण आया प्रधानमंत्री का, न्यूज पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आज के रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल नहीं रहेंगे, इलीगल हो जाएंगे, कल से नए नोट आपको जो भी होगा मिलेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हम लोग सोचते हैं, आप लोग पढ़ते आए होंगे कि बिल्कुल अफरा तफरी की बात हो जाएगी कि नोट, लेकिन हाँ उसमें टाइम दिया था कि ये नोट को एक्सचेंज किया जाएगा, बदला जाएगा, नए नोट से पुराने नोट को ये 1 मंथ का टाइम दिया गया था। और मुझे भी याद है उस समय में 4500 रुपया का बदलने का प्रावधान था, और नहीं तो फिर बाकी नोट जाके बैंक में जमा कीजिए। आप बैंक में जमा कर दीजिए कैश, जितना जितना आपके पास कैश घर में रखे हैं। कितने सारे पैसे जमा हुए थे, बोरी के बोरी, कितने सारे पैसे मुझे याद है कि नाले में बहा दिए गए थे। गलत पैसा था, 2 नंबर का जो पैसा कहा जाता है उस तरीके की ये पैसे की कहानी थी। तो ये हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हम लोग जो देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे ऑन अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990, the government of India issued an order. It was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known by that OM number 36012/3190। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये है क्या। 36012 ये नंबर है, ठीक है, और 31 डेट है, 90 जो है साल है, ठीक है, 31 डेट है 31 और 90 साल है EST। और ये ऑफिस मेमोरेंडम किस लिए पास किया गया था? SCT के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब, है ना। तो इसके लिए हुआ था, डेट था 13 अगस्त 1990, आया ना, दिख रहा है ना, 13 अगस्त 1990। द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस। ये जो पोस्ट है, ये पूरा का पूरा पोस्ट मैं आपको बता दूं कि ये प्रधानमंत्री अपने पास रखते हैं, ये वाला, ठीक है। द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब क्या होता है? शिकायत। शिकायत कहा जाता है कि शिकायत पेटी में शिकायत जो होती है वो ग्रीवांसेस में होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर का कटिंग चिपकाया हुआ है, एंड तो पेंशन साइन द ऑर्डर। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, barely 1 page. It looked like any ordinary circular or notice that you may have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters.
but this one was very important and become a source of controversy for several years. Let us see how the decision was taken and what happened. तो ये एक अपने आप में विवादित डिसीजन था प्रधानमंत्री के द्वारा, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो घटना घटी है, ये ऑफिस में मेरे मेमोरेंडम पास किया गया था। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोग थे, यानी शिक्षा से पिछड़े हुए जो लोग थे, उसके आधार पर ये ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, और ये वीपी मंडल का आयोग घोषित हुआ था। तो इस आधार पर ये काफी लंबे समय तक विवादों में रहा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम का ये जो चैप्टर्स का लेटर्स आपको है कि कैसे लेटर्स बना है, ये दिखाया गया है। तो ये लेटर नंबर पूरा देख लीजिए, GIDPT एंड ट्रेनिंग एंड STC जो है पूरा का पूरा अभी देखे थे। सब्जेक्ट क्या था? तो सब्जेक्ट है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। और जहां तक मैं बता दूं कि सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, तो सिविल सर्विसेज UPSC को कहते हैं। और UPSC हमारे देश का सर्वोच्च सिविलियन जॉब है, इससे बड़ा कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो इस सबसे बड़ा और सबसे सम्मानीय पोस्ट में भी हम 27% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन मतलब 100 में 27 लोगों को अलग से रख दिया गया कि ये सीट उनको किसको मिलेगा? SCT को मिलेगा, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़े हुए हैं लोग, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको ये 27 सीट मिलेगी। और रिमेनिंग जितना बच गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 27 3 30 77 3 73 73 लोग जनरल के आएंगे, उसमें सब लोग आएंगे, जनरल ही नहीं। तो ये अपने आप में बड़ा ये डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया कि इतना बड़ा पोस्ट पढ़ते इतने लोग थक जाते हैं, मर जाते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, 2 3 साल, तब जाके UPSC क्लियर होता है। तब भी किसी के सटीक तरीके से नहीं पढ़ाई हुई तो क्लियर नहीं होता। उसके बावजूद भी ये इसमें रिजर्वेशन। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये एक सोच थी कि नहीं, हमारे समाज में जो पिछड़ेपन है, उसमें शिक्षा में भी जितनी चेंज चाहिए, समाधान चाहिए, यानी बाकी लोग भी, हमारे देश के दूसरे हिस्से के लोग भी जिसमें जुड़े, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी नहीं जुड़ पा रहे थे। इसके कारण उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब ये लेटर देखिए, लिखा हुआ है इन अ मल्टीपल अनड्यूलेटिंग। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी होगी। लेट्स सी द व्हाट विल बी द हैपन द नेक्स्ट। ये देखिए, इट्स वेरी इजी। तो इन a multiple undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice and enshrining in the constitution of is a must. The second backward classes commission called the मंडल कमीशन। कौन सा? मंडल कमीशन। इनका नाम दे दिया गया ये मंडल कमीशन को। और मैं बता दूं आपको कि इनका पूरा नाम था बीपी मंडल। और ये बीपी मंडल कौन थे, ये भी जानने की जरूरत है। तो बीपी मंडल उस समय के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कमीशन में ऐसे नहीं होता है। कमीशन में बहुत बड़े बड़े ही जज आएंगे होंगे। और मैं आपको एक और जानकारी बता दूं कि जो भी चीजें हैं, यानी जो भी कमीशन बनता है, बड़े बड़े जांच आयोग, वो रिटायर्ड जज ही बनते हैं, जो भी रिटायर्ड जज होते हैं। तो यहाँ पर आपको मंडल कमीशन के जो जज बने थे रिटायर्ड, वो बीपी मंडल थे, उनके साथ और भी जज थे, अकेले वो नहीं थे। और उनको ये दिया गया कि भैया अब इस जांच आयोग को पता लगाइए कि 27% रिजर्वेशन में जो विवाद है, संवैधानिक रूप से दिया जा सकता है या नहीं। संविधान हमारा क्या वाज एस्टैब्लिश्ड बाय देन गवर्नमेंट वाज विथ पर्पस इन व्यू which submitted its report to the government of India on 31st December 1980। 1980 को 31 दिसंबर 1980 को ये चीजें सबमिट की गई। Government have carefully considered the report and the recommendation of the commission in the present context regarding the benefits of to the extent to the socially and educationally backward classes as opined by the commission
and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in services of the union and their public undertaking। मैं इसको समझा रहा हूँ अच्छे से, आप समझ लीजिए। गवर्नमेंट हैव केयरफुली कंसीडर, ध्यान पूर्वक इसको ऐसा इंप्लीमेंट करने जा रहा था, द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन मतलब अनुशंसा ऑफ द कमीशन, कमीशन जो भी कहा उसको लागू करने के लिए रेडी था। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट यानी अभी का सिचुएशन, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है अभी का सिचुएशन, स्थिति, रिगार्डिंग द बेनिफिट टू बी एक्सटेंडेड टू द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एज ओपिनियन बाय द कमीशन एंड आर ऑफ द क्लियर व्यू दैट एट the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the union and their public undertaking। यानी केंद्र सरकार के अधीन में जो भी चीजें आएगी और कमीशन जो बना हुआ है यानी आयोग का गठन हुआ है, उस आयोग में रियल, हाँ ये रियल लेटर जो है एमओ का है, ओएम का सॉरी ऑफिस मेमोरेंडम जो उस समय पास हुआ था उसका प्रिंट लेकर के इस पे आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इस बुक में। हाँ देख रहे हैं ना, ऐसा ही लेटर लिखा हुआ था, ये देख लीजिए। ये इसको लेटर का ऊपर है, सब्जेक्ट ऐसे लिखा हुआ था, गवर्नमेंट ऐसे हुआ। अब फिर इसमें पॉइंट आउट किया हुआ था क्या क्या दिया जाएगा हम लोगों को छूट में। पॉइंट नंबर 1, 27% ऑफ वैकेंसीज इन सिविल post and services under the government of India shall be reserved for SEBC, scheduled educationally backward caste, है ना। So the aforesaid reservation shall apply to vacancies to filled by direct। इसके बाद देखिए अब हटा देना चाहिए। हाँ अब हटा देना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक चीज है, मेरा ऐसा मानना है कि ये नहीं है कि हम किस कम्युनिटी से हैं या किससे नहीं है। एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, एज ए एजुकेशनिस्ट जितना मैंने इसको पढ़ा है उस आधार पर मैं बता दूं कि रियल में जो भी शैक्षणिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक का मतलब जो आर्थिक यानी जिसको पढ़ने के लिए नहीं व्यवस्थाएं हैं, तो उनको पढ़ने की व्यवस्थाएं दीजिए, व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, उनको उस लेवल की पढ़ाई की व्यवस्था दी जाए, पढ़ने में उस लेवल तक पहुंचाया जाए, आर्थिक सपोर्ट किया जाए कि वो भी पढ़ें और उस लेवल तक पढ़ने के लिए उनको कंपटीशन करें, मन में पढ़ने की भावना है। नहीं तो फिर टैलेंट का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाए, फिर लोग जो मेहनत करके पढ़ेंगे एक अपने आप में ऐसी स्थिति आएगी कि लोगों की भावना आपस में ही दुर्भावना में कन्वर्ट हो जाएगी, भावना दुर्भावना में। एक क्लास में बच्चे जब पढ़ने आते हैं, अगर स्कूल की ही बात ले लीजिए, अगर 40-50 बच्चा पढ़ता है तो कभी टीचर ये नहीं पूछता है कि बताओ तुम किस जाति के हो, तुम किस जाति के हो। टीचर का ये स्वभाव नहीं है, टीचर का ये संस्कार नहीं है, आचार विचार नहीं है। टीचर के लिए जो कम्युनिटी से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब आता है पढ़ने के लिए, पढ़ाता। उस समय जब वो ज्ञान बांटता है टीचर, तो वो ये नाप के नहीं बांटता है कि यार 3% क्षत्रियों को देंगे और 4% इनको देंगे वैश्य को और 1.5% जो है ना SC/ST को देंगे। ऐसा है क्या? सबको एक धारा प्रवाह से पढ़ाया जाता है। ज्ञान लेने वाला, उसकी व्यवस्थाएं, उसको फिर लिखने वाला, पढ़ने वाला, उसके ऊपर वो कितना मेहनत कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो शैक्षणिक संस्थान में हम लोगों ने जितना मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किया कि अब वो सारे बच्चे यानी सभी बच्चे उस हाई लेवल क्लास के अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए संभव नहीं है उनको आर्थिक रूप से, लेकिन जो रियल में जिसको छूट जाती है पढ़ाई, जो डस्टबिन बीन रहे हैं, कूड़ा कचरा बीन रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो हम सोसाइटी को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और पहले नंबर 1। दूसरा चीज की जिस तेजी गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा। वो ऐसे ही लोग अनपढ़, इलिटरेसी बहुत रहेगी, हमेशा रहेगी, हमेशा से। क्योंकि हम जब चीज को सामूहिक रूप से बदलाव चाहिए ना हमको, तो सामूहिक बदलाव में ये चाहिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि दूसरा लेटर देखिए क्या है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
रिगार्डिंग ऐसे लिखा जाता है सब्जेक्ट, ये लिखने का तरीका देख लीजिए ऑफिशियली। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट ऑफिस मेमोरेंडम OM, ठीक है, नंबर 36012/3190 East SC/ST dated the 31st August 1990 and 25th September 1991 regarding reservation for socially and educationally backward, सामाजिक और शैक्षणिक, सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़े हुए class in civil post and services under the government of India, and so to say that following the Supreme Court judgment in the इंदिरा शावने, ये इंदिरा शावने जज भी था है, उस समय जज जो थे ये फैसला दिए थे, ठीक है, इंदिरा शावने एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस right petition civil number 930 of 90, the government of India appointed an expert committee to recommended the criteria for exclusion of the socially advanced persons sections from the benefit of reservation, यानी सामाजिक रूप से जो भी जिसको जितनी रिजर्वेशन चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस को सिविल पोस्ट में, उसके लिए ये एक कटिंग था चिपकाया हुआ जिसको आप देख रहे थे। तो अपने आप में मैं बता दूं कि ये स्थिति ऐसी थी कि इस स्थिति में देखने योग्य जो बातें थी, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको ये कर दीजिए, तो जूम को थोड़ा सा कम कर दीजिए इसमें, अच्छा लैपटॉप में तो ठीक है, आपका ये कट नहीं रहा है, फुल है ना, वो तो चित्र कट रहा है, चित्र सचित्र का कीजिएगा। This order announced a major policy decision. It said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. 27% रिजर्वेशन रखा जाएगा जो SEBC के अंतर्गत आते हैं। SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. The benefit of job reservation was till then available only to scheduled caste and scheduled tribes. Now a new third category called SEBC was introduced. Only persons who belong to backward classes were eligible for this quota. वही जो आएंगे इस कोटा को बेनिफिट उठा पाएंगे जो इस कास्ट में रहें 27% जॉब्स के लिए। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर दीज जॉब्स, इसके अलावा जो जनरल नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी बना दी गई कि भैया हम लोगों को इस तरीके से परेशान किया गया कि नहीं, सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया गया कि अपने आप में एक पैनिक सिचुएशन हो गया था। इस पैनिक सिचुएशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो अपने आप में बड़ा ही ये बात था। तो इसके आगे की स्थिति जो हम लोग हैं वो कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। आज आपने सीखा कि ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, जो पीएम को राइट्स होता है। टुमारो जो है वो डिसीजन मेकर्स कौन सबसे इम्पोर्टेंट है इस डिसीजन लेने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद है कि आपको आज का ये जो न्यू चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।